friends, how are you? Welcome into the second session of the chapter number 2, Units and Measurements. In the last session, we have seen the definition of the units and we have started the introduction session of the chapter number 2. Right? According to the textual definition of the unit is the comparison with the certain basic and internationally accepted reference is called unit of any physical quantity. Okay, so according to that definition, which kind of the characteristics possessed by our unit, okay, that must be internationally accepted, okay, and that is always represented by the some number and it's compressed of a unit. So any physical quantity is measured in some units, okay, and that measurement taken in some number, and that number is always accompanied with the unit. Okay, so up till there are so many measurement system has been developed and it used in different time. Okay, यानी कि अभी तक बहुत सारी यूनिट सिस्टम्स डेवलप हो चुकी हैं और अलग अलग समय पर हमने उसका यूज किया हुआ है. ओके, तो उनमें से जो भी यूनिट सिस्टम ओके जो हम यूज कर चुके हैं ओल्ड एज में, उसका यहाँ पे मैंने समरी लिया हुआ है. ओके, सो अर्लियर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो इन द अर्लियर टाइम द एफपीएस सिस्टम वाज इन फ्लैश. ओके, मतलब कि पहले के समय में स्टार्टिंग में एफपीएस नाम की सिस्टम चला करती थी. In all unit system, there is three basic unique quantity or physical quantity are used. Okay, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है length, mass and time. ये तीन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो हमें डेली लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें ज्यादातर यूज करना पड़ता है. ओके, तो लेंथ एफपीएस सिस्टम में फीट में मेजर की जाती थी. ओके, जो मास है वो पाउंड में और टाइम है वो सेकंड में मेजर होता था. ठीक है, जनरली दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम इज इन टाइम यू कैन से द in British system that is developed. यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये सिस्टम ज्यादा चलती थी. आफ्टर दैट द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, यानी कि उसके बाद सीजीएस सिस्टम आई. उसके अंदर लेंथ सेंटीमीटर में मेजर होती थी, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में ही मेजर होता था. Okay, so in CGS system, the mass is measured in dash. तो mass CGS system में किसमें measure होता है? ग्राम में. Okay, length is measured in the dash, सेंटीमीटर में. Okay, उसके बाद MKS system आई. Okay, so MKS में M tends to meter, K tends to kilogram and S tends to second. यानी कि length जो measure होती थी वो मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर होता था. ओके, उसके बाद आई MKSA. ओके, MKS एज यूजुअल है वन मोर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बीन एडेड, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि अब इलेक्ट्रिक करंट खोजा जा चुका है, इट हैज बीन फाउंड और इट इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट एम्पियर था. सो MKSA
So one more physical quantity added, that is an ampere. Okay, so that fourth system of unit is in time, in different era of the time as which has been used. यानी कि अलग अलग समय पे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो यूज होती थी. उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश काउंसिल ने ऐसा तय किया, दे हैव डिसाइडेड वी शुड प्रिपेयर अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट which is universally accepted and that must be unchanged into the entire world. यानी कि एक ऐसी सिस्टम ऑफ द यूनिट तैयार की जाए जो पूरे की पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही हो और जो अलग अलग जगहों पे उसकी डेफिनेशन और उसके मेजरमेंट्स अलग अलग ना हो. जैसा कि हमें पता है कि पाउंड, किलोग्राम, ग्राम ये अलग अलग जगह पे अलग अलग अगर यूज हो, जैसे कि लेंथ पुराने टाइम में हेक्टर में या एकड़ में बड़ी जगह का मेजरमेंट लिया जाता है. ओके, किलोमीटर, मीटर और विलेजर्स साइड तो ढेर सारे यूनिट्स हैं हमारे पास मेजर करने के लिए. ठीक है, बट अगर हमें इंटरनेशनली बात करनी है तो हर जगह एक ही सिस्टम होनी चाहिए और उसका कन्वर्जन इजीली हो जाना चाहिए. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द काउंसिल वन कॉमन सिस्टम इज गोइंग टू प्रिपेयर, यानी कि एक कॉमन सिस्टम प्रिपेयर होने जा रही थी और उसे नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम. ओके, इन such kind of a system there is the seven basic or fundamental physical quantity is considered. Okay, यानी 7 फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा गया और उस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहा गया. ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है, विच आर द बेसिक यूनिट्स? द यूनिट्स विच आर यूनिक एंड दे कैन नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अनदर, यानी कि ऐसे यूनिट्स जो अपने आप में यूनिक है और वो दूसरे यूनिट की मदद से समझाए नहीं जा सकते. ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट कहते हैं. दूसरी डेफिनेशन होगी आपकी डिराइव्ड यूनिट. ओके, तो डिराइव्ड यूनिट कौन से है? ऑल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ बेसिक यूनिट्स, यानी ऐसे सारे यूनिट्स जो हम बेसिक यूनिट की मदद से एक्सप्लेन कर पाएंगे या उसके डिमेंशनल फॉर्मूला को या उसके यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, दैट ऑल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे 7 फिजिकल क्वांटिटी का पूरा लिस्ट बनाया हुआ है. ध्यान से समझिए, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसकी यूनिट्स है और ये इसके सिंबल्स है. चलिए तो पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ. ओके, दैट इज यूनिट, इट्स यूनिट इज मीटर और सिंबल है उसका m, स्मॉल m, नॉट कैपिटल M. ठीक है, उसके बाद सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है आपकी मास. ओके, एंड दैट इज मेजर्ड इन किलोग्राम, यानी कि उसका यूनिट किलोग्राम है एंड सिंबल इज kg, k कैपिटल g स्मॉल. ओके, थर्ड बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम, दैट इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड इट्स सिंबल इज sec. ओके, ये बेसिक है जो आपको पता भी है, शायद कहीं यूज भी किया होगा. उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज मेजर्ड इन एम्पियर, यानी कि यूनिट उसका एम्पियर है और उसका सिंबल कैपिटल A है. ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. But if you are talking about thermodynamic temperature, then it must be measured in a Kelvin scale.
या फिर उसका यूनिट है वो कंपलसरी केल्विन में होता है, राइट। और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल के है, ठीक है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, यानी कि कोई भी सब्सटेंस की मात्रा कितनी है, हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन मोल, यानी कि हमेशा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो मोल में मेजर होता है और उसको सिंबलाइज किया जाता है MOL से। उसके बाद है लाइट इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट भी कह सकते हो, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहा जाता है, ओके। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन अ कैंडेला, कैंडेला साइंटिस्ट का नाम था और उसी ने ये टेक्निक फाइंड की थी, ओके, एंड दैट इज सिंबलाइज्ड एज अ CD, ओके। सो लेंथ, मास, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट वो MKSI में आप देख चुके हो, सो दैट 4 आर बेसिक। उसके अलावा 3 और आपको याद रखनी है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी, ओके। सो दैट 3 more basic physical quantity and basic units are there which has to remembered, okay, जो आपको याद रखने हैं कंपलसरी, ठीक है। सो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले सिस्टम कौन सी थी, FPS के अंदर F टेंस टू फीट, P टेंस टू पाउंड, S टेंस टू सेकेंड। सारे के सारे सिस्टम यूनिट्स ऑफ सिस्टम में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अनचेंज्ड है, यानी कि हमने जितनी भी सिस्टम्स देखी, ओके, उसके अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अनचेंज्ड है। आप देख सकते हो टाइम, पहले से टाइम सेकंड में ही मेजर होता है, उसका यूनिट नहीं बदला है, राइट। सो सबसे पहले हमने देखी FPS, उसके बाद CGS में लेंथ किस में मेजर होती है, सेंटीमीटर में, G टेंस टू ग्राम, यानी कि मास किस में मेजर होगा, ग्राम में, टाइम सेकंड में। उसके बाद MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, A टेंस टू एम्पियर, ओके। सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम में कितने बेसिक यूनिट है, 7, राइट। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, ओके। तो डिराइव्ड यूनिट, आपको इसकी हेल्प से आप जितने भी यूनिट बना सकते हो, दैट इज डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन हम लेंगे तो अब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बट ये आपको कंपलसरी 7 फिजिकल क्वांटिटी है वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है सप्लीमेंट्री यूनिट की, ओके। जैसा हमने देखा कि सिस्टम इंटरनेशनल यानी कि SI सिस्टम में हमें 7 फिक्स्ड बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स को बेसिक या फंडामेंटल यूनिट के तौर पे दे दिया है, ओके। उसके साथ 3 और फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी हमें दी गई है, जैसे सप्लीमेंट्री यूनिट के नाम के जाना जाता है, ठीक है। सो उसमें सबसे पहला है प्लेन एंगल, ओके। एंगल दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, arc upon radius, okay. So that is plane angle. Simple, you can describe in this fashion. From a point, okay, this is a radius, this is the arc, okay. So the angle subtended to the its particular origin by this two line, okay. तो वो कैसे एक्सप्लेन होता है, आर्क अपॉन रेडियस से, ठीक है। सो प्लेन एंगल दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, एंड वो किस में मेजर होता है, रेडियन में मेजर होता है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल शायद आपके लिए नया है, ओके। सो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, और वो मेजर होता है स्टीरेडियन में। किसमें मेजर होता है, स्टीरेडियन में, ओके। और उसका सिंबल जो है वो ST होता है, यहां पे लिख देता हूं, ये इसका सिंबल है
बट लिखा जाता है जैसे RAD लिखा जाता है वैसे ही इसे ST रेडियन भी लिखा जाता है। ओके, और सिंबलाइज किया जाता है ओमेगा या डी ओमेगा से। ओके, यहां पे लिख देते हैं और ठीक है। चलिए देख लेते हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या फर्क है। अब देखिए कि दिस इज एक्सटेंडेड इन अ 3 dimension, प्लेन एंगल 2 dimensional फिगर है और सॉलिड एंगल 3 dimensional है। ठीक है, चलिए तो इसी चीज को मैं 3 dimensionally क्या कर देता हूं, ये लाइन को एरिया में तब्दील कर देता हूं, तो उसके 4 कॉर्नर्स जो है वो पर्टिकुलर ओरिजिन पे लाइन एक्सटेंड कर देते हैं। और अब यहां पे जो एरिया है, यहां पे जो एरिया सबटेंड हुआ, सो डेल्टा ए एंड डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस है उसका मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर। ओके, तो वो बन जाता है सॉलिड एंगल। तो यहां पे आप ओमेगा या फिर डी ओमेगा इस तरीके से शो कर सकते हो, जैसे यहां पे थीटा, तो यहां पे 3 dimension में सॉलिड एंगल। ओके, सो फिर से देखिए ये प्लेन एंगल है और ये सॉलिड एंगल है। ठीक है, बाय द फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस दैट इज प्लेन एंगल और एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर दैट इज टी रेडियन या सॉलिड एंगल। ठीक है, थर्ड हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो रेडियो एक्टिविटी है। ओके, जो क्यूरी के अंदर जनरली मेजर होता है और उसका जो सिंबल है Cu है। व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी? तो रेडियो एक्टिविटी के लिए आप इतना समझ लो कि whenever from the nucleus alpha, beta or gamma kind of the radiation are emitted, then such kind of an atom is called radioactive atom and such kind of a phenomena is called radioactivity. Okay, and if in a 1 second one disintegration यानी कि उसके अंदर से एक कोई भी चाहे अल्फा हो, बीटा हो या गामा रेडिएशन पर सेकेंड एक निकलती है तो उसका डिसइंटीग्रेशन रेट 1 क्यूरी है, ऐसा कहा जाता है। वी विल टॉक अबाउट इट इन अ फ्यूचर, बट यहां पे रेडियो एक्टिविटी आपको इतना जानना है कि वो सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, सो दैट वाज द आइडिया अबाउट द बेसिक यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो हमने आज क्या देख लिया, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, 4 ओल्डर और 1 लेटेस्ट। कौन कौन सी? FPS, CGS, MKS और MKSA ओल्डर वन, और राइट नाउ सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI सिस्टम। SI सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स है और 3 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ओके, चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कुछ मेजरमेंट ऑफ अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, सो इन अ फिजिक्स द मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ, उसकी रेंज क्या है? सो वी हैव सीन दैट 10⁻⁴ यानी कि रेंज ऑफ न्यूक्लियस से लेकर लार्ज डिस्टेंस यानी कि हम लेंथ ऑफ द गैलेक्सी 10⁻26 मीटर तक लेते हैं। ओके, यानी स्केल हमारा बहुत ही बड़ा है, बट छोटे से छोटे लेंथ और बड़े से बड़े लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तरीका या आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले in a measurement of a length topic we are talking or we are discussing about the measurement of a large distance, यानी लेंथ का मेजरमेंट अगर हमें करना है, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में लेंथ हमें मेजर करनी है तो कैसे मेजर की जा सकती है? बाय यूजिंग स्केल। अगर छोटा सा डिस्टेंस है तो आप बाय टेकिंग द मीटर स्केल यू कैन मेजर आउट, बट जो विजिबल नहीं है, लाइकवाइज लेंथ ऑफ द यू कैन से सेल, ठीक है, लेंथ ऑफ द H2O मॉलिक्यूल,
बॉन्ड एंगल्स, राइट। तो ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो जो दिखती नहीं है वो मेजर कैसे की जाए। ओके, सो दैट इज अ टेक्निक। आपको पता है कि अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप you can observe, you can see the cell structure, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो, नेकेड आई से नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ठीक है। सो ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंस आप मीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते। उसी तरीके से अगर मुझे लार्ज डिस्टेंस मेजर करने हैं, लाइकवाइज सन से अर्थ तक का डिस्टेंस कैसा है, तो इतनी लंबी स्केल हमारे पास नहीं है। ओके, अर्थ से मून तक का डिस्टेंस मेजर करना है। ओके, सो बाय डायरेक्ट मेथड वी कैन नॉट मेजर इट, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी मेथड होनी जिससे हम एक परफेक्ट अंदाजा लगाया जा सके कि सन या फिर मून से अर्थ का या किसी पर्टिकुलर स्टार से अर्थ का या अर्थ से स्टार का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर हमें मून मिशन भेजना है, मंगल मिशन भेजना है, यानी कि वहां पर यान भेजना है, हमारे पास डिस्टेंस मेजर्ड नहीं है, ओके, तो हम कैसे पता करें या फिर कैसे अंदाजा लगाए कि वहां तक पहुंचने में कितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी। ओके, तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जब तक आप उसके लेंथ के बारे में अंदाजा नहीं लगाओगे, ओके, तो आप पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, सो फॉर सच काइंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट द मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंस इज वेरी यूजफुल। चलिए, तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, हाउ वी कैन कंसिडर, वी कैन मेजर सच काइंड ऑफ अ टेक्निक। ओके, यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूं, वेरी लार्ज डिस्टेंस लाइक द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, स्टार्स, सन्स फ्रॉम द अर्थ, ओके, कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, इट कैन बी मेजर्ड बाय द पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो इस मेथड का नाम क्या है? पैरेलैक्स मेथड, राइट। ओके, चलिए, तो अब इसे हम कैसे मेजर करेंगे ये देखते हैं। तो आपको अपनी एक आंख बंद करके आंख के सामने एक पेंसिल या पेन ले सकते हो। पेन पेंसिल नहीं है तो आप अपनी फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हो सके वहां तक आप एक दीवार के सामने खड़े हो जाइए और अपनी एक आंख बंद करके आपके हाथ में पेंसिल या पेन या आपकी फिंगर जो है बैकग्राउंड वॉल पर, आपकी जो फिंगर आपको दिख रही है एक आंख बंद करने के बाद उसकी पोजीशन फिक्स करनी है। ओके, टेक अ पेन और पेंसिल और योर फिंगर एंड close your one eye and fix the position of the pointer. I will commonly it's say pointer in a background. Okay, now what you are going to do next? Open your closed eye and close your open eye. यानी कि अब दूसरी आंख आपको बंद करनी है और आपको उसी पॉइंटर को देखना है। Now you can feel, you can experience that the position of the finger or pointer is changed. यानी कि आपने खाली क्या किया है, पहले एक आंख से ऑब्जर्वेशन लिया और उसके बाद दूसरी आंख से, ठीक है, बट आपने अपना सिर नहीं हिलाया, फिर भी फिंगर की पोजीशन अपने आप चेंज हो गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक आंख बंद करके आपको उंगली देखनी है और उंगली की पोजीशन बैकग्राउंड में आपको जो दिख रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फिक्स करनी है। और उसके बाद क्या करना है, उसी फिंगर को आपको दूसरी आंख से देखना है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ योर फिंगर, यानी कि आपके जो पॉइंटर है वो बैकग्राउंड के ऊपर आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। लगातार एक आंख बंद दूसरी आंख चालू ऐसा करते जाओगे तो आपको दिखेगा, it is vibrating likewise, right? So
इस मेथड को पैरेलैक्स कहा जाता है। चलिए, जो लिख रहा है मैं पढ़ रहा हूं। टेक अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ योर आई, और यू कैन टेक अ फिंगर, क्लोज योर वन आई, लाइकवाइज लेफ्ट, आपने लेफ्ट आई बंद की हुई है, एंड सिलेक्ट द पोजिशन ऑफ योर पेंसिल और फिंगर इन अ बैकग्राउंड। नाउ open the eye and close another one. Okay, now you can observe that the position of the pencil or your finger is shifted. This shifting is called parallax. यानी ये जो शिफ्ट हो रही है आपकी फिंगर या पॉइंटर, उसे पैरालैक्स कहा जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points of observation is called basis. आपने 2 ऑब्जर्वेशन लिए, ठीक है, एक लेफ्ट आई से और दूसरा राइट आई से, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका बेसिस, बेसिक नहीं, हाँ बेसिस। तो ये 2 पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन के है वो क्या बन गया आपके लिए बेसिस। बहुत ध्यान से, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन दिस एग्जांपल, बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 आईज, ठीक है, यानी कि आपकी 2 आंखों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही शिफ्टिंग होगा। यानी कि आपको आपकी जो फिंगर या पॉइंटर है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, ओके, और वहां पे आप स्केल रख दो, ठीक है, बैकग्राउंड में, ठीक है, और क्या कर दो, आपकी फिंगर 1 पे सेट करो और आपको दूसरी आंख से आपकी फिंगर उस स्केल पर जितनी शिफ्ट हुई दिखाई देगी उतना ही डिस्टेंस आपकी 2 आंखों के बीच में होता है। ओके, ट्राई करके देखना। ओके, चलिए फिर से। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, व्हाट इज द बेसिस? Point of 2 observation is called basis. What is parallax? The shifting of the pointer in a background, that is called parallax, by taking 2 different observation from the same point. ठीक है, अब इस मेथड से हम किस तरीके से डिस्टेंट स्टार या प्लैनेट या सन की दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, सो यहां पे मैं अभी फिलहाल आज के सेशन में वर्बली बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम लिखेंगे और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या किया जाता है, जैसे कि हमें मून की दूरी का अंदाजा लगाना है। सो from the 2 laboratory which is located at a different position on the earth, अर्थ के ऊपर 2 अलग अलग लैब के ऊपर से at the same time simultaneously by the laser beam we are taking the observation of the moon। ठीक है, तो एक ही समय पर हम मून का ऑब्जर्वेशन लेंगे और एक ही पॉइंट का। ठीक है, और हमें पता है डिस्टेंस कितना है दोनों ही लैबोरेटरी के बीच में, तो हमें बेसिस पता है, और ये दोनों बेसिस ने किसी एक पॉइंट यानी कि मून के किसी एक पॉइंट के साथ कितना एंगल सबटेंड किया, उस एंगल की डेफिनेशन से हम क्या डिफाइन करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस यानी कि एंगल। और अगर हमें आर्क यानी कि डिफरेंट 2 पॉइंट जो है, फिगर छोटी सी मैं यहां पे प्लॉट कर देता हूं जैसे आपको पता चल जाए। देखिए, मान लेते हैं ये 2 पॉइंट, दिस इज बोथ लोकेशन ऑफ द अर्थ लैबोरेटरी। ओके, और दोनों के दोनों पॉइंट से मून के किसी एक ही पॉइंट का ऑब्जर्वेशन लिया गया। अब हमें ये डिस्टेंस पता है, क्यों? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैब, राइट। एंगल हमें पता है, यानी कि ये दोनों पॉइंट से मून के किसी एक ही पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड हुआ,
वो मेजर किया जा सकता है। और अगर हमें एंगल पता है, अगर हमें आर्क पता है, तो हमें रेडियस पता चल जाएगी। पता चला? सो बाय दिस मीन्स वी कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट स्टार और प्लैनेट और सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अर्थ से बहुत ही दूर जो स्टार्स हैं या कोई प्लैनेट है या कोई सन है, ओके, तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए, सो दैट वाज द बेसिक आइडिया अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द लार्ज लेंथ। अब लेंथ के लिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो पेश कर रहा हूं, एंजॉय कीजिए कि और फील कीजिए हाउ आवर यूनिवर्स इज सो लार्ज। लेंथ की बात हो रही है तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द लेंथ देंगे। ओके, एंजॉय इट।